Hello everyone, welcome back. This is my lecture number 5th for the class 10+1 physics. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे यूजेज ऑफ डायमेंशंस और दो यूज हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। पहला यूज मैंने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड हमने किया था लास्ट लेक्चर में कि हाउ वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशंस, और आज मैं लास्ट यूज के साथ आपके पास आया हूं। और जो लास्ट यूज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी कैन डिराइव ए फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशंस का यूज करके हम कैसे फॉर्मूले को डिराइव कर पाएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। अपनी नोटबुक आप निकाल लें। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लास्ट यूज। और जैसे ये लास्ट यूज आज कंप्लीट होगा, हम फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 11th क्लास का, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लास्ट एंड फाइनल यूज कि हाउ वी कैन डिराइव द फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट विद, देखिएगा, जैसे कोई आपसे पूछे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बता दोगे सारे? क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब ये चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है? मास पे। और किस पे डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन पे करती है डिपेंड, सीधी सी बात है। कोई पूछे आपसे कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको? प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। यानी कि जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। आपको पता है सारा इस चीज़ का। लेकिन डायमेंशंस का यूज करके हम इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे, तो वो आज एक समझने की बात है। आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हाउ वी कैन डिराइव ए फॉर्मूला। तो ये जनरल फॉर्मूले तो आपने पढ़ रखे हैं फिजिक्स में, लेकिन डायमेंशंस का यूज करके हम उसको कैसे प्रूव कर पाएंगे, आज उसके ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा। तो उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। तो देखते हैं एक, और ये सारी चीज़ें बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाएंगे, क्योंकि और कोई इसके अंदर प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई है ही नहीं। इसके अलावा तो एक एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। इट डिपेंड्स अपॉन मास, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस। दो तीन जब एग्जाम्पल हम कर लेंगे तो सारा जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ जाएगा। आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे हम डिराइव कर पाते हैं। देखिए इधर कि एक फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या दी गई है? फोर्स। और वो कहता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करती है मास पे। ये मीटर नहीं है, ध्यान रखिए, ये गिवन होगा। ये एग्जाम में गिवन होगा कि ये क्या है, तो ये मीटर नहीं है, मास है। ये तो लिखा मिलेगा एग्जाम में मास, ठीक है। कहीं मीटर लगा के उसको एल लगा दो आप, मास के लिए एम लगता है। तो फोर्स डिपेंड करती है मास पे, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस। देन डिराइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो आपको क्या करना है कि फोर्स के लिए फॉर्मूले को डिराइव करना है बाय यूजिंग डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का यूज करके आपको फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए इधर। तो जो क्वेश्चन दिया गया मैंने बता दिया आपको कि फोर्स डिपेंड करती है मास पे, लिख लिया आपने। डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, लिख लिया आपने। डिपेंड करती है रेडियस पे, लिख लिया आपने। उसके बाद क्या होगा? देखिए पहला स्टेप क्या होगा कि आप इन तीनों को मिलाओगे, आप एम वी आर। ओके, तीनों कंबाइन कर दिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सपोज कीजिए कि जो मास है उसकी डायमेंशन ए है, वेलोसिटी की जो पावर्स है वो बी है, और रेडियस की पावर क्या है? सी। ओके, तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि पहला स्टेप में तो इनको कंबाइन कर दोगे आप, और सेकंड स्टेप में आप क्या लिखोगे? एफ की पावर ए, सपोज कीजिए, वी की पावर बी और आर की पावर सी होंगी, और मैक्सिमम 3 ही पावर होंगी। आगे ये प्रूव नहीं कर पाया, ये इसकी लिमिटेशंस थी कि डी ई एफ जी ऐसी पावर्स को इम्प्लीफाई नहीं कर पाया, ये उसको प्रूव नहीं कर पाया ये। तो ये आपको एम की पावर ए, वी की पावर बी और आर की पावर सी। ओके, अगले स्टेप में क्या करोगे आप? दोनों साइड्स का क्या निकालोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे। यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। कैसे, क्या होता है फोर्स का बताइए? एम एल टी माइनस 2, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला फोर्स का? एम एल टी माइनस 2। इधर आ जाइए, राइट हैंड साइड पे आ जाइए। एम की पावर ए मास है ये। वेलोसिटी की बात करें तो एल टी माइनस 1 इसकी पावर बी, और रेडियस की बात करें तो एल
इसकी पावर क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। ओके, तो पहले स्टेप में आपने तीनों को कंबाइन कर दिया, एग्जैक्ट। फिर सेकंड स्टेप में आपने इन तीनों की पावर लिख दी a b c, 3 पावर्स तक पॉसिबल है ये, 2 और 3 पावर्स तक पॉसिबल है, 4 5th पावर तक पॉसिबल नहीं है। ये डायमेंशंस की एक लिमिटेशन भी है। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या होगा, आप दोनों साइड्स का क्या निकालोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। तो फिर कह रहा हूं कि जितने भी फॉर्मूले बता रखे मैंने आप याद कीजिए, आगे बढ़ना है तो आपको। तो फोर्स का निकाल दिया आपने mlt-2, m की पावर a, वेलोसिटी का मतलब lt -1 इसकी पावर b, और रेडियस का मतलब l की पावर क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, मास को अलग करना है, लेंथ को अलग करना है और टाइम को अलग करना है। हम साथ साथ इसकी लिमिटेशन ही बता रहे हैं आपको। चैप्टर हम खत्म करने जा रहे हैं तो साथ साथ जो डायमेंशन जो उसकी लिमिटेशन भी आपको बताने जा रहा हूं कि डायमेंशनल जो एनालिसिस था हमारा, उसने सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के कंसेप्ट के बारे में बताया। इसके अलावा जो और हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं उसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये। यानी कि जो डिराइव किया फॉर्मूला उसने सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में डिराइव किया। अदर जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसका फॉर्मूला डिराइव करने में ये फेल हो गया। तो ये इसकी एक लिमिटेशन जो है, आप ध्यान रखें ना, साथ साथ नोट करें लिमिटेशन भी इसकी। अब क्या करना है आपको, सुन लीजिए, अब आपको क्या करना है कि दोनों साइड आपको मास अलग करना है, दोनों साइड लेंथ अलग करनी है, दोनों साइड टाइम अलग करना है। तो कैसे करोगे, इधर तो मास अलग है ही पहले ही, m की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है और t की पावर क्या बताइए, -2। ओके, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। और इधर आ जाइए, इधर अलग कीजिए। ध्यान रखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी होगी और राइट हैंड साइड में 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक होगी, लेकिन राइट हैंड साइड में 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? तो तीनों की पावर आपको लिखनी है ए बी सी। तीनों का क्या निकालोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी पावर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर तो अलग से ही m है, अलग से ही l है और अलग से ही टाइम है। तीनों पैरामीटर्स पहले से ही अलग है यहाँ पर, तो ए बी सी की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 क्वांटिटीज हैं। तो तीनों में आपको जरूरत पड़ेगी ए की, बी की और सी की, क्योंकि तीनों के अंदर मास भी हो सकता है, तीनों के अंदर लेंथ भी हो सकती है, तीनों के अंदर टाइम भी हो सकता है। तो आपको अलग करना पड़ेगा मास को, लेंथ को, टाइम को, इसलिए पावर्स दी गई हैं ए, बी और सी। तो बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मास की पावर कितनी है, ए, और कोई मास तो है नहीं यहाँ पे, तो m की पावर a, l की पावर क्या है b, और ये क्या है c। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो l की पावर क्या हो जाएगी बताइए, b + c। उसके बाद क्या है, टाइम, टाइम की पावर क्या है यहाँ पर -1, और ये क्या है b, तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -b। आपने क्या कर लिया, आपने दोनों तरफ मास, लेंथ और टाइम को अलग अलग कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मास को अलग कर लिया, लेंथ को अलग कर लिया और टाइम को अलग कर लिया। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, कंपेयर द पावर्स ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड्स। एक दो और एग्जाम्पल करेंगे तो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ये फर्स्ट हम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, यहाँ पर मेरे को भी टाइम लग रहा है समझाने में। तो कंपेयर करनी है पावर, दोनों साइड्स की पावर को कंपेयर करना है। किसकी पावर्स को, मास की, लेंथ की और टाइम की, दोनों साइड्स की पावर को आपको कंपेयर करना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। पावर को कंपेयर करना है और आपको वैल्यू निकालनी है ए की, बी की और किसकी, सी की। कैसे करेंगे कंपेयर, देखिए इधर, यहाँ पर मास की पावर क्या है, ए, और यहाँ पर क्या है 1, तो सीधी सी बात है कि a = 1। यहाँ पर मास की पावर a है, यहाँ पर मास की पावर कितनी है 1, तो a = क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे, और सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, c निकाल लेंगे। अब देखिए इधर, लेंथ की पावर कितनी है बताइए, b + c। यहाँ पर कितनी पावर है लेंथ की, 1, तो b + c = 1, यानी कि b = क्या आ जाएगा बताइए, 1 - c। ओके, लास्ट आए आप, टाइम, टाइम की पावर क्या है, -b,
टाइम की पावर माइनस भी है, और यहाँ पर टाइम की पावर कितनी है -2, तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी 2, यानी कि b की पावर क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। ओके, टाइम की जो वैल्यू है कितनी है बताइए, टाइम की वैल्यू -b, यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है -2, तो -b इजिकल टू -2, तो b इजिकल टू 2 हो जाएगी। अब b की वैल्यू को यहाँ पुट करें, आप b की वैल्यू को यहाँ पुट करें, क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो कैसे बताइए, b कितनी वैल्यू, b की बताइए 2 इज इक्वल टू, बोलो 2 इज इक्वल टू 1 माइनस c, तो c आपको निकालना है यहाँ से, तो c कितना आ जाएगा बताइए, इसको आप इधर ले जाइए, आप 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और -c था, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये तीनों पैरामीटर आपके पास आ जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप दोबारा देखिए, दोबारा ऑब्जर्व करें कैसे आपको करना है, स्टार्टिंग से देखें आप। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया है कि फोर्स डिपेंड करती है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ओके, यू हैव टू कंबाइन दिस 3, आपको इन तीनों को कंबाइन करना है। पहले स्टेप में कंबाइन कर दिया, उसके बाद इनकी पावर, इनकी डायमेंशन आपको रखनी है। तो मास की पावर क्या मान ली a, v की पावर b और r की पावर c मान ली। ओके, फिर क्या करना है, दोनों साइड्स का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का ये होता है mt-2, मास का m होता है, वेलोसिटी का lt-1 होता है, इसकी पावर b है, रेडियस का c यानी कि l का पावर c हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है अगले स्टेप में, मास को अलग करना है, लेंथ को अलग करना है, टाइम को अलग करना है। तो मास की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, यहाँ पर मास की पावर a और l की पावर b प्लस c क्यों हो जाएगी, l की पावर, यहाँ पर l की पावर b है, यहाँ पर l की पावर क्या है c है, तो l की पावर क्या हो जाएगी b प्लस c, और टाइम की पावर -b। ये करने के बाद आपको दोनों साइड्स की जो पावर है उसको कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड की पावर को और राइट हैंड साइड की पावर को कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा बताइए, a की वैल्यू, यहाँ पर मास की पावर कितनी है a, और यहाँ पर मास की पावर कितनी है 1, तो a इजिकल टू 1। ऐसे ही हम b निकाल देंगे, b इजिकल टू 2, यहाँ पर टाइम क्या था -b, यहाँ पर टाइम क्या है -2, तो b इजिकल टू 2। सिमिलरली हम क्या निकाल देंगे c, b की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, कहीं पुट कर लो, तो c कितना आ जाएगा -1। आपके पास a आ गया, आपके पास b आ गया, आपके पास c आ गया। बताइए क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो a, b और c की वैल्यू कहाँ पुट करोगे कि फॉर्मूला आ जाए, इक्वेशन 1 में पुट करोगे। जो ही वैल्यू आएंगी a की, b की और c की, इन तीनों वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करोगे। जैसे ही इक्वेशन 1 के अंदर पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, f डिपेंड करता है m की पावर क्या है a, व्हाट इज a 1, ओके, v की पावर b, व्हाट इज b 2, और r की पावर c, व्हाट इज c -1, और mv² -1 था, नीचे आ जाएगा mv² बाई r। और यहां भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर है, इसको ऐसे छोड़ सकते हो आप, कोई गलत नहीं करेगा। फाइनली आप इसको लिख सकते हो, इसको हटा के कांस्टेंट लगाते हैं तो k लगा सकते हो आप, k mv² बाई r। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें और निकल के आएंगी कि एक तो आपको जो बताया गया था कि जो फोर्स है वो डिपेंड करती है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, लेकिन रिजल्ट्स क्या कहते हैं हमें, रिजल्ट कि मास के डायरेक्टली है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली है और रेडियस के इनवर्सली है। डिपेंडेंस अलग चीज़ होती है, डायरेक्टली और इनवर्सली अलग चीज़ होती है। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, उस पर निर्भर करना, डिपेंड करना।
डायरेक्टली का मतलब अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली है। तो फोर्स डिपेंड करती थी मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, लेकिन जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं उसके अंदर क्या रिजल्ट आया है कि mv² आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें, आप उसको दोबारा देखें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से समझ में आ जाए। देखिए 1 मिनट के लिए फटाफट देखिए, एक सेकेंड एग्जाम्पल और देखिएगा। इस एग्जाम्पल को आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो सारी जो कमियां छोटी मोटी जो रह गई हैं आपकी वो भी दूर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ओके, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सारे पैरामीटर गिवन मिलेंगे आपको, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो बताइए कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या बताया था आपको कि टी डिपेंड करता है एम पे, एल पे और जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अगले स्टेप में क्या आएगा, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। इक्वेशन नंबर 1 दोगे। आगे बताओ क्या बताया था, दोनों साइड्स का क्या निकालोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। टाइम का तो क्या होगा, टाइम ही होगा बस, और कुछ है ही नहीं ना। तो यहाँ पर मास है, लिखना चाहो लिख लो, m0 l0। टाइम की पावर कितनी है, 1 है बस। क्या है टाइम की पावर, 1। इधर आए, मास m की पावर बोलो a, लेंथ है तो लेंथ l की पावर b, और g एक्सेलरेशन है। ये कहीं आप t लगा दें, आप कहीं फ्लो में जो ना ये m है, ये l है, ये t कर दो, t नहीं है यहाँ पर, ये g है। एक्सेलरेशन ड्यू टू मास तो m होगा, लेंथ l होगी, बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या सिंपल एक्सेलरेशन हो, कई बार बता चुके हैं आपको कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो LT-2 होता है। फॉर्मूला याद करें आप, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, LT-2। तो g के स्थान पर आप क्या लिखोगे, LT-2, और g की पावर क्या है, c, तो LT-2 इसकी पावर क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। ओके, आगे बताओ क्या बताया था कि मास को अलग करना है, लेंथ को अलग करना है, टाइम को अलग करना है, दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड का बताइए आपको, m0 l0 t1, और राइट हैंड साइड की बात करें तो m की पावर a, l की पावर यहाँ पर क्या है b, और यहाँ पर क्या है l की पावर c, तो l की पावर वही आ जाएगी b + c। टाइम की बात करें तो ये -2 है, ये क्या है c, तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -2c हो जाएगी। ओके, तो मास अलग हो गया है, लेंथ अलग हो गई है, टाइम अलग हो गई है। अब अगले क्या बताया था आगे कि कंपेयर करना है पावर को, मास की पावर को, लेंथ की पावर को और टाइम की पावर को कंपेयर करना है, दोनों साइड्स कंपेयर करना है, मास की पावर को, लेंथ की पावर को और टाइम की पावर को। तो यहाँ पर मास की पावर कितनी है, a, यहाँ पर क्या है 0, तो a = 0। ओके, लेंथ की पावर b + c है, यहाँ पर क्या है 0, तो b + c = 0, तो b = -c। ओके, टाइम की पावर -2c है, यहाँ पर क्या है 1, तो -2c किसकी पावर है, टाइम की, यहाँ पर कितनी है 1, तो -2c = 1, तो c = क्या आएगा, -1/2। ओके, -2c अगर 1 है तो c कितना आएगा, -1/2। c की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ c की वैल्यू यहाँ पुट करें तो b की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू क्या है -1/2, माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो इस तरह से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, b की वैल्यू निकाल सकते हो और c की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए अब आगे क्या करें बताओ, बताया था मैंने कि a, b और c तीनों की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे। ये इक्वेशन 1 है, तो देखिए क्या आंसर आएगा। t डिपेंड करता है m की पावर a, व्हाट इज a 0। ओके, l की पावर b, व्हाट इज b 1/2। g की पावर c कितना है -1/2। तो ये आपका वैल्यू आपने पुट कर दी है, और यहाँ भी इसको छोड़ सकते हो। m की पावर 0 क्या होता है 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 कितना होता है 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, मत लिखिएगा उसको। l की पावर 1/2,
-1/2 है, नीचे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर को, 1/2 का मतलब रूट होता है, L की पावर 1/2, G की पावर 1/2 क्या होता है, रूट होता है। यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसको उठाए क्या लगाते हैं, कांस्टेंट के रूट ऑफ क्या होगा, L/G। तो ये थे आपके यूजेज ऑफ डायमेंशंस। हम 3 यूज की बात कर रहे थे, तीनों यूज हम कर चुके हैं। एक इसकी एप्लीकेशंस भी हमने बीच में की थी कि लाइक नेचर क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, तो इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स है। तो एक न्यूमेरिकल्स का अलग से भी मैं लेक्चर लेके आऊँगा, इसके बाद तुरंत बाद लेके आऊँगा। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मिलेंगे तो एक न्यूमेरिकल पार्ट में अलग से लेके आऊँगा इन चारों रिजल्ट्स के ऊपर। चारों यूज जो हमारे डायमेंशंस के, इनके ऊपर मेन न्यूमेरिकल और लेके आऊँगा मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। तो न्यूमेरिकल्स का होगा सारा वो कंप्लीट। तो ये थे हमारे यूजेज ऑफ डायमेंशंस। अब एक चीज़ और यहाँ पर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। हमने डायमेंशंस के यूज़ तो कर लिए हैं, लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या क्या लिमिटेशन है देखिए एक मिनट के लिए। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूज़ तो हम कर चुके हैं इसके, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके यूज हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए इसकी जो पहली लिमिटेशन है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। जो इसकी पहली रिलेशन है वो क्या है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेशन या इट कुड नॉट डिराइव द रिलेशन अदर देन द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम। यानी कि फॉर्मूला डिराइव करते वक्त जो हमने लास्ट टॉपिक अभी किया था, फॉर्मूला डिराइव करते वक्त जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी मास, लेंथ और टाइम, इनके अलावा जो अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी डेरिवेशन, इनकी जो रिलेशंस थी उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। ये उनका फॉर्मूला निकालने में क्या रहा है, ये फेलियर रहा। तो ये पहली लिमिटेशन थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन टू डिराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, The second one, it could not explain the concept of dimensionless constant involving in the relation। किसी भी रिलेशन के अंदर जो dimensionless constant है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, जैसे s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। अगर आपको ये चेक करना हो कि रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप क्या करते थे, डायमेंशंस निकालते थे लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की भी। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या होता है, L होता है। राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड है हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर तो हाफ आ जाएगा। एक्सेलरेशन का क्या होता है बताइए, LT-2। और टाइम स्क्वायर का क्या होता है, टाइम स्क्वायर का T स्क्वायर। T स्क्वायर से क्या कट जाएगा, T स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, हाफ और L। तो ये इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड की, इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड की। लेकिन जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो क्या कहता है कि हमें ये कांस्टेंट नहीं लेना है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ये आएगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस उसने क्या मान लिया कि इस पूरे पैरामीटर का जो डायमेंशन है वो L के ही बराबर है। 2 मीटर लेंथ हो, 3 मीटर लेंथ हो, हाफ मीटर लेंथ हो, तो लेंथ ही रहेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस हाफ को नेग्लेक्ट किया गया, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम हाफ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक और लिमिटेशन थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। एक चीज और बताऊं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व्स इन द रिलेशन, इन्वॉल्व्स इन द डेरिवेशन। तो
रिलेशन को डिराइव करते वक्त, डेरिवेशन करते वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हैं साइन कॉस टेंजेंट, उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाया। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशंस हैं। तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं बताइए? इट कुड नॉट डिराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ एंड टाइम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ dimensionless constant. It could not explain whether a physical quantity is a scalar quantity or a vector quantity, or it could not explain, it could not derive the relation like s is equal to half at square, s is equal to ut half at ut plus half at square. तो it could not explain the concept of dimensionless constant. तो ये कुछ इसकी limitations थी. It could not explain trigonometric functions involving in the relation. तो मेरे ख्याल से ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसको नोट करें, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो आप उसको दोबारा रिवाइंड करें, कोई डिस्कस करना हो तो फिर से आप इसको देखें। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये आप इसको समझेंगे, ढंग से इसको करेंगे घर पे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी आपसे मिलेंगे और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, वो टोटली न्यूमेरिकली बेस्ड होगा। ये जो 3 यूज हमने की हैं डायमेंशंस के, इन्हीं के ऊपर सारा का सारा न्यूमेरिकल पार्ट होगा। तो उस पार्ट को आप जरूर ऑब्जर्व करें, क्योंकि जो न्यूमेरिकल जो कंसेप्चुअल जो बच्चा नहीं करता है फिजिक्स में, वो आगे सक्सेस नहीं होता है। तो न्यूमेरिकल जो कंसेप्चुअल तो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं फिजिक्स के, वो आप जरूर करें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी आपके पास आएंगे और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।